एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद में फौरन आपका रुख करूंगी। बड़ी खबर अमेठी से आ रही है। आपको बताते चले कि अमेठी में राहुल गांधी की ओर से लगातार वहां की जनता के बीच अपने आप को जिस तरह से बेटा के जरिए प्रेजेंट किया जा रहा है, हालांकि वो पिछली बार हार गए थे, लेकिन खबर यह है कि राहुल गांधी गो बैक के नारे लगे हैं। राहुल गांधी अमेठी में हैं, वहां पर वो प्रचार भी कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। स्मृति ईरानी भी अमेठी के दौरे पर हैं। बड़ी खबर यह है, अमेठी में राहुल गांधी का विरोध देखने को मिल रहा है, जहां पर राहुल गांधी गो बैक के नारे लगे हैं। जो व्यक्ति बिना सहारे अपनी पैतृक सीट तक लड़ नहीं सकता, उसको कोई भी नेता क्यों सहायता करेगा। अमेठी वो लोकसभा क्षेत्र है जहां पर साल 2019 में मैं सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशी से नहीं लड़ी थी, मैं एक ऐसे प्रत्याशी से लड़ी थी जिसने सपा और बसपा दोनों का सहयोग लिया। जिसे खुद सहारे की जरूरत है, वो दूसरों का सहारा कैसे बनेगा। स्मृति ईरानी सीधा हमला करते हुए राहुल गांधी पर आपके पास आते हुए, स्मृति ईरानी के बयान पर भी आपकी प्रतिक्रिया आशुतोष जी। और जो सवाल मैंने पूछा था कि इतने जोश के साथ जो इंडिया गठबंधन, ऐसा लग रहा था कि भारत के मानचित्र पर उभरा है, जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती हुई चली गई, वो बिखरता हुआ क्यों दिखाई देने लगा। देखिए, उसका एकमात्र बल्कि 2-3 कारण है, लेकिन सबसे बड़ा कारण यह है कि विचारधारा के स्तर पर अगर एक रूपता नहीं होती है और सिर्फ सत्ता पाने के लिए या सत्ता के लिए अगर आप एकजुट होते हैं, तो उसमें इस तरीके के बिखराव दिखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज की तारीख में मैंने जैसा पहले कहा, फिर मैं एक बात दोहरा देता हूं, इंडिया गठबंधन के अंदर बिखराव है। जहां तक अमेठी का प्रश्न है, तो वहां से स्मृति ईरानी जीत कर आई है, ये तो सच्चाई, इससे तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। और वो वहां प्रतिद्वंदी हैं। राहुल गांधी अगर वहां से चुनाव लड़ते हैं, या नेहरू गांधी परिवार का वो एक बहुत पुराना गढ़ रहा है, अगर वो गिरता है, तो इसके लिए तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को तो जवाब देना ही पड़ेगा ना कि भाई आपकी अपनी पैतृक सीट थी, वो क्यों कमजोर हो गई, आप क्यों वहां पे चुनाव हारे। गो बैक के नारे वगैरह को मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं, क्योंकि आप कहीं भी 10-15 लोग खड़े हो जाएंगे जो गो बैक के नारे देते हैं। आपको याद होगा, पिछले करीब 1-1.5 साल पहले की बात है, तमिलनाडु के अंदर बाकायदा जब प्रधानमंत्री जी वहां गए थे, तो सोशल मीडिया पर भी इसको बड़े पैमाने पर वायरल कराया गया, प्रधानमंत्री गो बैक, प्रधानमंत्री गो बैक। ये इसका कोई मतलब नहीं होता राजनीति के अंदर। और जहां तक चुनाव हारने की बात है, तो ममता बनर्जी जब 200 सीट लेकर पश्चिम बंगाल के अंदर आई थी, लेकिन खुद अपनी सीट हार गई थी वो। बिल्कुल। तो राजनीति में इस तरीके की चीजें होती। मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी को इस बार फिर अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए। हार या जीत होती रहती है, उसका कोई बहुत महत्व नहीं होता है। लेकिन क्या राहुल गांधी ऐसा करेंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल अमेठी में राहुल गांधी जरूर मौजूद हैं। मैं आपके पास आऊंगी प्रेम शुक्ला जी, लेकिन जल्दी से एक बार मैं टिप्पणी ले लेती हूं समाजवादी पार्टी का आशुतोष शर्मा जी। अखिलेश यादव राहुल गांधी के इस यात्रा में क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं। नहीं चित्रा, देखिए, हम इस बड़े गठबंधन को हम कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं डालना चाहते हैं। हम बहुत साफ तरीके से कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ हमारा रहना और इस इंडिया गठबंधन की मजबूती का एक सबब बनेगा। लेकिन उसके पहले इस बातों पे क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे साथ जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो किसके साथ में हैं, किस पार्टी के सिंबल के साथ में लड़ रहे हैं। और हमको लगता है कि हमने ये तैयारी पूरी कर रखी है। आज भी माननीय अखिलेश यादव ने बोला है कि कई लिस्टों में और कई बातों बात है, हो सकता है कि आज देर रात तक या कल सुबह तक इस चीज़ों में फाइनल हो जाए, तो हम इंडिया गठबंधन की राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा में शामिल होने में हमको बहुत हर्ष होगा। अरे वो हर्ष आपको कब होगा, यही तो सवाल है। उधर ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए थे तेजस्वी यादव बिहार में, यहाँ पर अखिलेश जी का इंतजार अब कब तक राहुल गांधी करते रहेंगे, ये सवाल बड़ा है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, अब आपके पास आते हुए, राहुल गांधी अमेठी पहुंचे तो हैं और वहां पर वो अपनी ताकत भी दिखा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी। जी दिखाएं ताकत, उनके अमेठी वालों को तो उनकी ताकत पता ही है ना, कि समाजवादी पार्टी, बसपा, आरएलडी सबसे रणनीतिक गठबंधन करने के बाद भी उनको दारुण पराभव का सामना अमेठी की जनता ने कराया। और लगातार सत्ता में रहने के बावजूद जो लोग अमेठी को एक जिला अस्पताल नहीं दे पाए, अमेठी को एक मुख्यालय नहीं दे पाए जिला का, और जिनकी दशा ये थी कि राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पर जो है सम्राट साइकिल के भूखंड को भी जो है उन्होंने गटक लेने का काम किया था, उनको अमेठी की जनता भली भांति पहचानती है। इसीलिए जब वायनाड गए तो उन्होंने उत्तर भारत के लोगों की बौद्धिक क्षमता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। और उन्होंने एक बार कहा था कि उत्तर प्रदेश के लोग कब तक जाकर जो है महाराष्ट्र में भीख मांगेंगे। महाराष्ट्र में भी बसा हूं, मेरी 5 पीढ़ियां महाराष्ट्र में रही हैं, लेकिन हम लोग कभी भीख नहीं मांगे हैं। अब वो जो है उनका नेहरू जी क्या जो है कश्मीर से उत्तर प्रदेश आए थे तो भीख मांगने आए थे।
तो अजीबो करीब जो है रामपुत्रों को रोमपुत्र भिखमंगा तक कहने का दुष्कर्म करता रहा है, तो उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि उनके मन में उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति जो है कितना जो है नफरत का भाव है, ये लोग भली भांति जानते हैं। इसीलिए जो है अमेठी में संभवतः अमेठी वासियों ने जो है सम्राट साइकिल के भूखंड को पचाने का घोटाला करने वालों के विरुद्ध गो बैक का नारा दिया होगा, जिन्होंने अमेठी को विकास से दूर रखा। अमेठी के तमाम गांव जो है लगातार गांधी परिवार के वहां सत्ता में रहने के बावजूद अंधेरे में रहे, सड़कें नहीं रही, नल से जल नहीं पहुंचा, शौचालय नहीं बने, गरीबों के मकान नहीं बने। ये सब स्मृति ईरानी के कार्यकाल में बने हैं। गरीबों को मकान मिला, गरीबों के खाते खुले, गरीबों के घर में बिजली पहुंची, गरीबों के घर में पानी पहुंचा, जिला मुख्यालय बना, जिला अस्पताल बना। लोगों ने देखा कि किस तरह से जो राजीव गांधी फाउंडेशन ने जमीनों को अतिक्रमित कर रखा था वो मुक्त कराई गई और विकास योजनाओं में उनका लाभ हुआ। तो अमेठी की जनता जान रही कि उसका कल्याण कौन कर सकता है। ठीक है, आप ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी शासन में वहां पर बहुत सारा कामकाज हुआ है। संजीव झा जी, अब आपके पास आते हुए, आप लोगों ने भी पूरे जोश के साथ इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाने की रणनीति तैयार की थी, लेकिन पंजाब तक जाते जाते आम आदमी पार्टी ने ही अपनी रणनीति चेंज कर ली। अगर आप वहां पर कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेंगे तो फिर बीजेपी को हराने और ये दम दिखाने का फिर क्या फायदा संजीव झा जी? यानी कि आपकी भी नहीं बन रही है पंजाब के मुद्दे पर कांग्रेस से? नहीं, देखिए बिल्कुल बन रही है और ये म्यूचुअली डिसाइड किया गया कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का तो कुछ है नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी का ना कोई वजूद है, ना कोई वहां पर किसी तरह के अपनी रिप्रेजेंटेशन है, तो वहां बीजेपी से लड़ने की जरूरत नहीं है। एक बात। दूसरी बात कि कल भी आज भी बैठक हुई थी, दिल्ली में अलायंस को लेकर बातें हो रही है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, भले ही कितने भी बिखराव क्यों ना हो सकता है कि सैद्धांतिक तौर पर हमारा कई बात पर विरोध हो, लेकिन एक बात पर सबकी सहमति है कि इस 5 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस देश के पार्लियामेंट्री प्रोसेस को खत्म करने की साजिशें की है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस देश के संविधान को कमजोर करने की साजिश की है। 10 साल पहले जो यहाँ की देश की जनता से वादा किया था, उस वादा से उन्होंने वो पीछे हटे हैं। तो ये जरूरत है एकजुट केवल इसलिए रह रहे हैं कि इस देश की जनतांत्रिक व्यवस्था बचे। आपने देखा ना 3 महत्वपूर्ण कानून संसद में बनता है। अब वहां पर अगर आप कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे तो कांग्रेस पार्टी की ही पोल खोलेंगे, कांग्रेस आपके खिलाफ कैंडिडेट खड़े करेगी तो आपकी कमियां गिनाएगी। तो पंजाब के लिए नारा अलग, दिल्ली के लिए नारा अलग, चुनाव लोकसभा का, ये कैसे चलेगा संजीव झा जी? एक ही नारा है कि कैसे इस देश के अंतिम व्यक्ति को अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी, अंतिम स्वास्थ्य की सुविधा कैसे मिलेगी, रोजगार के अवसर कैसे मिलेंगे और कैसे ये देश आगे बढ़ेगा। ये एक ही नारा है सबका। प्रधानमंत्री जी उस नारे में फेल रहे। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में बहुत जोर से कहा था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, लोग कांग्रेस की महंगाई से परेशान होकर को मौका दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी उस वादे पर खड़े नहीं हो पाए। जो रोजगार की बात कहा था, लोगों ने वोट दिया था, पर रोजगार 2 करोड़ की बात थी, आज 2 करोड़ तो छोड़िए, जो रोजगार थे उससे भी कम रोजगार रह गया देश में। तो प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था, उस वादे से प्रधानमंत्री उस वादे को पूरा करने में सफल नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि अब जरूरत है इस देश को आगे बढ़ाने का। आगे तभी बढ़ेगा जब हर एक व्यक्ति को अच्छी शिक्षा। आशुतोष जी, अगर बीजेपी वादा पूरा नहीं कर पाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो फिर ये बार बार हर चुनाव दर चुनाव वो जीतती हुई कैसे चली जा रही है? अभी हाल ही में 3 बड़े राज्यों के रिजल्ट आए हैं। 2024 में भी आप भी इस बात को स्वीकार करना है कि बीजेपी को एक एज तो है विपक्ष इंडिया के ऊपर, तो चुनाव दर चुनाव वो जीत कैसे हासिल करती हुई चली जाए? इतनी कमियां गिना रहे हैं संजीव झा जी कि कुछ किया ही नहीं है बीजेपी ने। नहीं, देखिए अगर ये सवाल मुझसे आशुतोष जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। हाँ, म्यूट हैं सर, आप म्यूट हैं। चित्रा जी, चुनाव जीतने का मतलब ये कतई नहीं होता कि आपने सारे वादे पूरे कर लिए। कांग्रेस पार्टी इस देश के ऊपर करीब 50 साल तक उसका शासन था, लोगों ने कांग्रेस पे भरोसा दिया था, और ये वो समय था जब भारतीय जनता पार्टी 1951 से उन्होंने चुनाव लड़ना शुरू किया था। 40 साल बाद किसी राज्य के अंदर उनकी सरकार बनी थी, और 40 साल के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को 10-12% वोट ही मिलता था।